तो आदाब ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम अस्करी नकवी है और मैं आज आपके सामने एक सीरीज़ जिसकी शुरुआत हम लोगों ने कोविड काल जिसे कहते हैं उसमें की थी। इसका नाम था नायाब नहीं, लखनऊ के नायाब नहीं। फिर वो ब्रेक हो गया क्योंकि चीज़ें खुल गई और फिर हम लोग वापस जो जो ये ज़ाहिरी ज़िंदगी है उसमें शामिल हो गए और ये ऑनलाइन चीज़ें रुक गई। लेकिन फिर से हमें लगा कि वो एक अच्छी विंडो थी हम लोगों के लिए कि जिसके ज़रिए से हम ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों से जुड़ सकते हैं और ये अपनी बात बता सकते हैं। उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में आज अ मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जिस सीरीज़ का नाम है लखनऊ के नायाब नगीन, जो नायाब नगीना आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है नवाब जाफ़र मीर अब्दुल्ला साहब। आदाब जाफ़र भाई। तो मैं उनका बहुत खैर मक़दम करता हूँ। जहाँ हम बैठे हैं इस वक़्त जो आप देख रहे हैं, हमारे जो ख़ासदान रखा है, ये एक लैंप रखा हुआ है। हम लोग जाफ़र भाई के घर पे शीश महल में बैठे हैं। जो कि शीश महल लखनऊ का बहुत कदीमी मोहल्ला है। जाफ़र भाई यहाँ बरसों से रहते आए हैं और ये जो जगह है जिस कमरे में हम बैठे हैं एक्चुअली एंटीक स्टोर जाफ़र भाई ब्रांच इन द सिटी। सो इफ यू अगर आप हैं शहर में जब भी तो ये जगह आपके लिए है कि आप यहाँ आकर के देख सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं। सो जाफ़र भाई का मैं तारुफ उस तरह से ये करूँ कि लमाटिनियर में तालीम हासिल की शुरुआत में, उसके बाद फिर लमाटिनियर के हैं। उसके अलावा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आगे की तालीम उन्होंने अपनी हासिल की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे, पढ़ाई की और फिर उसके बाद इस शहर में एक जो लखनऊ का एक नॉस्टैल्जिया था हमेशा से कि लखनऊ क्या क्या था, उसके एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह से वो बहुत सालों से यहाँ मौजूद थे, जो हमें ये उस वक्त में ले जा सकते हैं जब एक वक्त था लखनऊ का एक मंजर था। तो उसी तरह की कुछ बातें आज जाफ़र भाई के साथ होंगी। तो आप सबका बहुत खैर मक़दम जाफ़र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस इंटरव्यू के लिए। और तो अगर मैं बात शुरू करूँ, जाफ़र भाई जिस ज़माने में आप लमाटनेर में पढ़ रहे थे, आप हो रहे थे, तो क्या 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 जो डिफरेंस था, एक लमाटनेर जब गए तो बिल्कुल अंग्रेजी स्कूल था और फिर अब आप यहाँ पुराने शीश महल के इलाके में रहते थे, जो मार्क डिफरेंस रहा होगा कुछ ना कुछ कल्चरल। जी जी। तो क्या किस तरह की आपकी मेमोरीज हैं उस वक्त? देखिए, क्योंकि आप शीश महल का जिक्र कर रहे हैं तो ये एक्चुअली था शीश महल। अच्छा। जनाब शीश पैगंबर जो थे, अच्छा, उनके नाम से ये नवाब आसिफउद्दौला बहादुर का महल था। और नवाब आसिफउद्दौला बहादुर इस शीश महल में रहते थे। अंग्रेज शीशा आलात लेके आए, शिपमेंट पूरा, और ये डेकोरेट कर दिया गया। This was most beautifully decorated palace of those times. तो लोग इसको शीश महल कहने लगे। इस वजह से ये शीश महल कहलाने लगा। ये हमारे बुजुर्गों को 1862 में this was awarded in lieu of the properties of चार बाग। जो यहाँ चार बाग हैं, मोहम्मद बाग, विलायती बाग, मुनव्वर बाग, चार बाग जो है उस आराजी के एवज में दो ऑप्शंस दिए गए थे। या तो आप दौलत खाना ले लीजिए, ये शीश महल बाद में कहलाया, दौलत खाना कहलाता था बिकॉज द रेजिडेंस ऑफ द नवाब, और या आप छतर मंजिल ले लीजिए। अच्छा, दिस वाज द मेन लखनऊ। इसका जो महल है वो क्लॉड मार्टिन ने उसको डिज़ाइन किया था। तो फ्रेंच आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। बड़े 30 फीट के इसके पिलर्स हैं, आर्चेस हैं, और क्या उम्दा उसके फाउंडेशंस हैं। यहाँ पर एक तालाब भी है जो पुख्ता तालाब है। और नवाब आसिफउद्दौला बहादुर 4 बजे, तालाब जो जिसके पास पिक्चर गैलरी है, वो हुसैनाबाद का तालाब है, वो दूसरा है। अच्छा। वो छोटा, वो बड़ा तालाब कहलाता है। अच्छा। और शाही तालाब, छोटा तालाब, नवाब आसिफ, ये घर से मिला ही हुआ है। अच्छा। तो ये नवाब आसिफउद्दौला के ज़माने का है। इसमें 2 फाटक थे। इसमें लखौरी ईंट की सीढ़ियाँ हैं और वेस्टर्न साइड में जो दीवार है उसमें लाइन से ताक बने हुए हैं।
जिसमें घी के चिराग उस जमाने में रोशन किए जाते थे। नवाब आसिफउद्दौला के ज़माने में इसमें रंगीन मछलियाँ पड़ी हुई थी और उनकी नाक में सोने की नकलियाँ थीं, जिसमें ज़मरुद की और याकूत की मड़ियाँ पड़ी हुई थी, यानी एमरल्ड्स एंड रूबीज। तो शाम को 4 बजे मीर तकी मीर जो थे वो तशरीफ लाते थे, ये शिकार खेलते थे, तो वो शेर व शायरी भी होती थी। उसी के बराबर मछली का शिकार मैं कह रहा हूँ, आप भी खेलते मैं थे शिकार? बचपने में मैंने भी शिकार खेला और अपने वालिद साहब के इस तालाब में बादशाह नवाब साहब, जो कि टीपू सुल्तान के पर पोते प्रिंस गुलाम मोहम्मद के पोते, उनकी शादी यहीं शीश महल में हुई थी। एक मचाना उनका बना हुआ था, एक हमारे नाना थे कमर नवाब साहब, उनका मचाना था, एक नवाब फिदा थे, उनका मचाना था, मुनव्वर नवाब साहब थे, उनका था, और एक हमारे वालिद साहब नवाब मीर अब्दुल्ला साहब था। तो उसमें बड़ा चारा डाला जाता था और यानी 2.5 सेर की मछली जो थी, जो पट्टे वो वापस छोड़ दिए जाते थे कि 3 सेर के ऊपर की जो मछली हो वो आप ले जा सकते हैं। बाकी नौशाद साहब जो कि म्यूजिक के सरताज रहे। हाँ, मैं ये पूछने वाला था आपसे कि क्योंकि आप इतने बरसों से लखनऊ में हैं, तो जो आपकी मुलाकातें होंगी जी जी तमाम लोगों से, जिसमें नौशाद साहब का जिक्र आप कर ही रहे हैं, कि कौन ऐसे लोग थे जो आपकी मुलाकातें थी भाई, उनसे? नौशाद साहब इस तालाब में मछली का शिकार खेलने के लिए आते थे। अच्छा। और 1983 में लखनऊ चलचित्र निगम ने एक यहाँ के ऊपर फिल्म फेस्टिवल किया था और उसमें बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से बहुत से लोग आए थे, जिसमें नौशाद साहब भी तशरीफ लाए थे। और उसी जमाने में न्यूजीलैंड की विमेन क्रिकेट टीम आई हुई थी, जिसको लीड कर रही थी मिसेस रिचर्ड हैडली, सर रिचर्ड हैडली, जो बेहतरीन स्विंग बॉलर फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो क्लार्क्स होटल जो है वहाँ डिनर हुआ था, मैं कमेंट्री दे रहा था, तो एक शख्स आया, वो कहने लगा कि मिसेस हैडली को एक मुकुट चाहिए है, इंडियन मुकुट, जो कि आमतौर से दूल्हा वगैरह शादी ब्याह में लगाते हैं। उस जमाने में हमने एक वॉलंटियर को 50 का नोट दिया, हमने कहा अमीनाबाद नरबौझाले जाइए और एक इंडियन मुकुट ले आइए। तो वो हमने उनको प्रेजेंट किया। नेक्स्ट डे 12 टोपियां बहुत उम्दा पुरानी, हर एज ग्रुप के लिहाज से। जब बच्चा पैदा होता है कंटोप पहनाया जाता है, जब उसकी छठी होती है, जब सालगिरह होती है, जब सुन्नत होती है, जब रोज़े कुशाई होती है, जब और इस तरह की तकरीबात होती हैं, यहाँ तक कि जब वो मांझा होता है, जब निकाह होता है, शादी होती है और बुजुर्गी के आलम में जो, तो एक 12 टोपियों का इस तरह का सेट हम लोगों ने उनको प्रेजेंट किया एंड शी वाज अ कलेक्टर ऑफ दैट। तो वो जो कीवी अपने ब्लेजर में लगाए हुए थी, उन्होंने वो मेरे ब्लेजर में लगाई। और रात को डिनर था, तो उसमें ऋषिकेश मुखर्जी, ये जो फिल्म डायरेक्टर, तो एक फोटोग्राफ ऐसी है कि वो मुकुट अपने सर के ऊपर मिसेस हैडली रखे हुए ऋषिकेश मुखर्जी को दिखा रही हैं और ऋषिकेश मुखर्जी उधर कुछ इशारा कर रहे हैं। हमारे और हमारे मामू तकी हसन साहब के हाथ में कॉफ़ी है, सुबरटराव, ये एक ग्लास उनके हाथ में है और वो एक तस्वीर है। नौशाद साहब के साथ भी एक तस्वीर थी कि हमारे मामू और हम दोनों हैं, वो हम लोगों के गले में बाहें डाले हुए हैं। तीनों जो हैं वो अशपार हैं, तीनों के आंसू बह रहे हैं और लखनऊ का जिक्र हो रहा है कि क्या वो जमाना था, क्या वो लोग थे। नौशाद साहब से जाफर भाई आपकी मुलाकात जब वो बम्बई चले गए उसके बाद हुई, या जब वो यहाँ थे जिस जमाने नहीं, में तब भी? 83 में मेरी मुलाकात हुई और जिस जमाने में वो यहाँ थे उस जमाने में तो मतलब बहुत अर्ली एज थी। मैं 1950 की मेरी पैदाइश है और ये उससे पहले जा चुके थे। तो मेरी मुलाकात तो उनसे जब हुई जब 83 में वो तशरीफ लाए थे। और वो ऐसी यादगार फोटोग्राफ्स हैं कि जिसको देखते रहिए। तो इस तरह से तैयब जी से भी मुलाकात हुई और फिर बहुत अक्सर यहाँ के ऊपर लोग आते रहे, एम्बेसडर्स ऑफ अमेरिका, स्वीडन, इंग्लिश, ये लोग, तो उनके बारे में, इमाम बाड़े के बारे में। लखनऊ में जब आपने क्या कुछ ऐसे लोगों को भी देखा, चाहे वो
जिनको आप लेजेंड की तरह देखते हैं, जो इस यहाँ के इस शहर के लेजेंड, जैसे वही नायाब नगीने जो जी जी बात जी। है, उस तरह और लोग आपने किस अपने अपने भाई बुजुर्गों हमने में अपने किनको देखा? बचपने में छोटे आगा साहब थे, नवाब फफूजा साहब, मतलब वो 100 क्रॉस कर गए थे। तंदुरुस्ती उनकी ऐसी थी, हालांकि वो सब मसल्स उनकी लटक आई थी, ये खूबी उनमें ये थी, वो ताकत उनकी ये थी कि तांबे की सीनी वो यूं करके फाड़ देते थे, चांदी का सिक्का खोटा कर देते थे, हाथी से जोर करते थे। उनके जो मुकद्दर थे वो 2 हाथों से मैं तो बड़ी मुश्किल से उठा पाया। अब वो हिलाते थे, जो पुलअप्स करते थे, उनके रिंग्स जो थे ये मोटे, क्या हाइट थी उनकी। और वो एक तावा कनकब्बा उड़ाते थे। एक तवा कनकौवा यानी क्या हुआ? मतलब एक ताव जो कागज का होता है, अच्छा, पूरा ताव की बनी पूरे हुई। ताव का, हाँ, जिसको हाँ। संभालना जो है बड़ा मुश्किल हो जाए, इतनी ताकत की जरूरत है, तो वो एक तावा उड़ाते थे। और अंग्रेजों ने जो यहाँ के शिकारियों के बारे में लिखा है, वो कहते हैं जिम कॉर्बेट भी क्या शिकारी होंगे जो छोटे आगा साहब थे, आवाज पर गोली मारते थे। और बुढ़ापे के आलम में भी मैंने उनको देखा कि 6 फीट की लाठी तेल पिए हुए और अपनी ये 2 उंगलियों में हॉरिजॉन्टली वो कई मिनट तक पकड़े रहते थे। एक से एक नायाब अच्छा, यहाँ। इसमें उस तरह के भी लोग रहे होंगे, कुछ म्यूजिशियंस रहे होंगे, हाँ हाँ, या सोज खान रहे होंगे कुछ, बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल। लखनऊ में माँ, सो आप भाई करिए यहाँ पर रिकॉल। देखिए, जहाँ तक ये कथक का ताल्लुक है और म्यूजिक का ताल्लुक है, नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी की इजाद की, 1 ताल और 3 ताल तबले को दी, कथक को एक इंटरनेशनल स्टेज दिया। पहले कथक जो था ये देवदासी करती थी मंदिरों में, and that was a mode of communication amongst the gods and goddesses through their body language and eyebrow movement. और श्री कृष्ण जी को वो लुभाने के लिए मतलब एक पूजा भी होती थी। लेकिन नवाब वाजिद अली शाह ने यहाँ पर एक परिखाना कायम किया, और उसमें जो हसीन और टैलेंटेड यंग गर्ल्स होती थी उनको तालीम रक्स और सरूद को दी जाती थी, और एक से एक खास आवान और पंडित जी वो उनको सब उस्ताद जो थे वो सिखाते थे। नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में ठाकुर प्रसाद साहब, जिंदादीन महाराज, कालका महाराज, और फिर शंभू महाराज और अच्छन महाराज, और फिर बिरजू महाराज और उनका घराना। कल बिरजू महाराज की बर्थ एनिवर्सरी थी, और आज उनकी ड्योढ़ी के ऊपर वो बैठक भी है। और मैंने अपनी मैसेज तो भेज दी थी, लेकिन चूंकि मुहर्रम का सिलसिला है इसमें शरीक नहीं हो पाया। लेकिन जब उनकी 75वीं सालगिरह हुई थी, तो रामनाथ बली के सभागार का वो जो एक गेस्ट रूम है उसमें केक काटा गया था, और मैं उनके साथ ही बैठा हुआ था, और उनके सब शागिर्द जो थे वो चारों तरफ थे। तो इस तरह से एक नायाब लोग गुजरे हैं। और आप जब लमाटनेर वाली बात पे अगर मैं वापस जाऊं, जी, जब आप लमाटनेर में थे तो आपके साथ कौन कौन और लोग थे, जो बैच आपका जो बैच था या आपसे सीनियर जूनियर? हमारे साथ जो साथ के लोग थे उसमें टॉपर्स कई थे। अनुपम खन्ना, अनुपम खन्ना वो शख्स था जो कि क्लास 6 से जैसे हम लोग थे, तो क्लास 7 और 8 की वो मैथमेटिक्स जो थी वो सॉल्व करते थे, मतलब एक तरह से वो पढ़ाते थे। उन्होंने आईआईटी में जितने रिकॉर्ड्स एग्जिस्टिंग थे सब तोड़ दिए। फिर आर्मी में बहुत से चले गए। दारा गवाडिया था जैसे हमारे साथ, वो जो फील्ड मार्शल मानक शाह का बैटमैन हो गया था, फिर उनका मेन वो था। उसमें अनुपम खन्ना एक बार जब लमाटनी आए तो डाउस वहाँ थे, वाइस प्रिंसिपल फ्रैंक डेसूजा, एंड ही वाज वो सिनोनिमस थे लमाटनिया से, मतलब फ्रैंक डेसूजा एंड लमाटनिया वो सिनोनिम्स, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जाने जाते थे। उनका अनुपम, where are you, what are you doing? उनका सर, at present I am in Geneva working for the World Bank
giving loans in billions and trillions to the nations. That is like Anupam. लमाटनिया में सदा भी बहुत मिलती थी. डाउस जो थे अगर नाराज हो जाएं तो वो ये बाल पकड़ के झिझोड़ते थे और कटलाउस मारते थे. मैं अगर अपनी टोपी उतार दूं, वहां का गन जो है पहली मुट्ठी में जो बालों का गुच्छा आया था वो डाउस की, और वो हता मेरी नहीं थी. डिसिप्लिन इतनी थी कि वी वर डूइंग टाइट्रेशन. तो हारून परवेज खान एक हमारे क्लासमेट थे और डाउस ने ये अनाउंस कर दिया था कि नो टू स्टूडेंट्स आर टू बी सीन ऑन अ सिंगल apparatus. व्हाट मे बी इनकी ब्यूरेट लीक कर गई और हारून परवेज खान कहने लगे जाबर भाई मेरी ब्यूरेट लीक कर गई है और मैं आपके apparatus पा के एक्सपेरिमेंट करता हूँ. मैंने कहा बी प्रिपेयर्ड फॉर द हाउलिंग. तो कहने लगे कि नहीं वो ब्यूरेट लीक. मैंने कहा अनाउंसमेंट आपने सुन लिया है, अब उसमें कोई रीजन नहीं है. बस वही था, दो लोगों को देखा, ये लाउस करके हम लोगों के दोनों के बाल पकड़ के अच्छा भच लड़ाया, झटका जो दिया. तो मेरे ये बाल जो थे बहुत घने थे पहले, तो वो उनकी मुट्ठी में. फिर ये होता था कि उनका फ्रिज था, उसमें रसगुल्ले रहते थे. जैसी सजा होती थी, माय सन गो हैव अ रसगुल्ला, हैव 2 रसगुल्लास. और उनका एक मुर्ग था, बस्टर उसका नाम था, वो पहरा देता था. ये ऊंचा असील मुर्ग, और वो किसी को आने जाने नहीं देता था. लमाटनिया में एक बार भी शौक था मुर्गों का ऐसे वो लड़ाने की, उसमें वो भी क्लॉड मार्टिन का तो मतलब मेन शौक था नवाब आसिफउद्दौला से. नहीं, नवाब आसिफउद्दौला से तो उनकी मुर्ग भी बाकायदा लड़ाई होती थी. उसकी भाई ज़ौफ़नी ने भी बनाई है और लखनऊ नाउ में उनकी वो मुर्गबाजी की तस्वीर भी है. ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग अ तगड़ा मुर्ग वो continued from Claude Martin and Nawab Asif-ud-Daula, because Claude Martin became the ये आर्सेनल के चीफ हो गए थे क्लॉड मार्टिन, और नवाब आसिफ-उद-दौला के वो मुलाजमत में थे. तो बहरहाल एक से एक वहाँ मिस्टर रक थे. ही वॉज एन अमेरिकन. आपकी जैसी दाढ़ी है लेकिन उनकी गोल्डन थी. कॉकर स्पैनियल, मतलब प्योर अमेरिकन. वो इंग्लिश पढ़ाते थे हम लोगों को और वो वॉकिंग स्टिक भी लिए रहते थे. एक कॉकर स्पैनियल भी उनके साथ में होता था. अब वो हम लोग के हाउस मैचेस हो रहे हैं, हाउस इन मार्टिन हाउस, और वो अंपायरिंग कर रहे हैं, वो स्टैंडिंग स्टिक भी उनके साथ में है. बहरहाल एक धीरे से दौड़ा, मैंने रन आउट कर दिया. कहेंगे लड़े, रन फास्टर अदरवाइज आई विल गिव यू रन आउट नेक्स्ट टाइम. मतलब वार्न किया उसको. मैंने कहा सर ही इज आउट. कहेंगे ओके आई नो बट ही शुड रन फास्टर, गिव हिम अनदर चांस. 10 मिनट्स हम लोग का ब्रेक होता था. वी वेंट टू द वॉशरूम. क्या उस दिन मेरा कुछ पेट खराब था. हमें Were you in the hostel there or you? No, I was a day scholar. Day scholar. I was a day scholar. We used to go by bicycle. अच्छा. और हम अपने यहाँ तो खासा दूर होता होगा. यहाँ से it was about 8 kilometers. मतलब आप हम तो डबल राइडिंग करते थे. एक हमारे भांजे थे, भतीजे भी थे, तो मैं उनको साथ में ले जाता था बिठा के, और 10 मिनट्स जो ब्रेक होता था उसमें साइकिल निकालते थे. और 2 किलोमीटर दूर एक दुकान थी, वहाँ पराठे और सब्जी मिलती थी. तो हम और अनिल मुल्ला, जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला के पोते, we used to rush to that. एक 2-2 पराठे जल्दी जल्दी खाए और ला के साइकिल. उस दिन मेरा कुछ पेट गड़बड़ था. I went to the toilet और 10 मिनट हो चुके थे टेंसी ब्रेक के. मैं आया, कहेंगे Abdullah, where were you? मैं कहा sorry sir, I got late. I went to ease myself. कहेंगे elephant. Well, are you an elephant that you took so much of time? बड़ा मजा आता था. लमाटनिया कैलकाटा की 1968 में एक क्रिकेट टीम आई थी और एनुअल फिक्चर होता है. कालिम्पोंग से भी आती है, कैलकाटा लमाटनिया से आती है, गर्ल्स की भी आती है, बॉयज की भी आती है. आपको तो फिर आया भाई. तो हम लोगों ने उनको हर इवेंट में हरा दिया था. उनकी क्रिकेट की टीम जो थी that was really good.
और उसमें 2 एक रांझी प्लेयर्स भी थे। तो उनके जो मैनेजर थे, he gave an open challenge from the podium in the assembly in the morning कि we'll win this fixture। अब वो एक इज्जत की बात हो गई। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्टाफ के मेंबर्स, उस जमाने आई वाज द मेन पेस बॉलर, हाथ पांव, आई वाज द पेस बॉलर, तो वो लिटरली हाथ पांव दबा रहे हैं कि अब्दुल्ला, इज द मैटर ऑफ अ प्रेस्टीज एंड दे हैव गिवन एन ओपन चैलेंज फ्रॉम द पोडियम। हमने कहा सर, दे हैव गिवन द चैलेंज फ्रॉम द पोडियम, वी विल सी देम इन द ग्राउंड। ऐसा वो मैच शुरू हुआ। गर्ल्स लमाटियां जो था वो बकअप करने के लिए आया गया था, और हाई टी थी और बैंड था और ये था वो था। उन लोगों ने आप लोगों को कभी लमाटने गर्ल्स में जाने का मौका मिलता था या सिर्फ नहीं, वो एनुअल फंक्शंस जब होते थे तो उसमें जाने का मौका मिलता था, और उसमें लोग नजर रखते थे कि किसके साथ डांस करना है। एक बार ऐसा हुआ कि जब 125th एनिवर्सरी थी लमाटनिया गर्ल्स की, तो बॉयज जाहिर है कि गए थे। अच्छा, आई वाज द डे स्कॉलर प्रीफेक्ट। तो एक लड़की थी जेनिफर नाम की, बहुत खूबसूरत थी, वो हर एक चाह रहा है कि उसके साथ डांस करें। कर्नल HRH डैनियल वाज द प्रिंसिपल, लेफ्टिनेंट कर्नल HRH डैनियल। तो उन्होंने कहा कि दिस टाइम द ऑर्डर वुड बी चेंज्ड, बॉयज वुड नॉट रिक्वेस्ट द गर्ल्स एंड द गर्ल्स वुड रिक्वेस्ट फॉर देयर पार्टनर। अब हर एक कह रहा है, वो अपने उम्मीद में है कि वो जेनिफर आ जाए, तो वो मेरे पास आई, may I have the pleasure of your dance, please? हमने कहा कि well, I'm not perfect in dance, but of course, be my pleasure। तो खैर उनके साथ डांस किया। फिर यहाँ पर जब टॉस हुई, हमारे गर्ल्स पूरा बकअप के लिए आया हुआ था, उन लोगों ने टॉस जीता एंड दे स्टार्टेड बैटिंग। 6 विकेट मैंने लिए और 36 रन्स। मतलब they were routed, and the last wicket fell on the last ball of that limited over। जिन्होंने चैलेंज दिया था, and what's your count, what's your bag, हमने कहा better see the scorebook। There are 6 for 36। I got the cricket colors from Lamatnia। But after school also you continued to play cricket? I played for past versus present। और जब ESD से मैं पहुंचता था, तो जो प्रेजेंट वाले थे वो थर्रा जाते थे उस जमाने में भी कि लीजिए आ गए। टांगे बहुत तोड़ी लोगों की, टांगे भी तोड़ी, खोपड़ियां भी बहुत तोड़ी, और भी चारों तरफ। I was having a good pace। उसके बाद में लमाटिया से 1965 में I represented Lucknow district schools। 2 लोग सेलेक्ट हुए थे। I was a colt at that time, और नूरुल आबिदीन was the captain, senior captain। तो हम लोग 2 लोग सेलेक्ट हुए थे for the Lucknow team। नूरुल आबिदीन and myself, we played in 1965 for the Lucknow districts। फिर I was selected for the UP schools। फिर डून स्कूल में 1 महीने के लिए क्रिकेट कोचिंग कैंप हुआ था, वहाँ गए थे। ये कैफ जो क्रिकेटर हैं, इनके फादर मोहम्मद तारिफ, he was with me in that particular camp। अच्छा, पृथ्वीराज साहब उन लोग की कोचिंग करते थे, बहुत उम्दा। उसके बाद में फिर I went to अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। I played 3 universities। और वहाँ पर इब्राहिम साहब एक हम लोग के कोच आए थे हैदराबाद से। He was quite lanky। उनके बेटे जो थे हबीब, he was 6 feet 6 inches। तो चंडीगढ़ में हम लोग यूनिवर्सिटी खेलने के लिए गए थे एंड वी हैड रीच्ड द फाइनल्स। तो वहाँ पे एक फिल्म लगी हुई थी जिसमें पद्मा खन्ना का एक डांस था। इब्राहिम साहब को भी फिल्म दिखाने के लिए नाइट शो हम लोग गए। तो सुबह उनसे पूछा कि सर हाउ वाज द फिल्म। कहेंगे एक फिल्म तो मैंने नहीं देखी, लेकिन साहब वो जो लड़की थी क्या फुटवर्क था। कहेंगे 4 दिन उसको नेट्स पर बुला लीजिए, तो वो निकल के ड्राइव मारे कि आप देखते रहिए। मतलब ही वाज वाचिंग द फुटस्टेप्स, उसकी जो शार्पनेस। एक से एक अलीगढ़ में आपको, अलीगढ़ में यहाँ से जब आप गए, एक लखनऊ का एक अलग था, अलीगढ़ एक जगह थी, अलग माहौल था। तो हाउ वाज अलीगढ़ व्हेन यू वर देयर? देखिए, अलीगढ़ एट दैट टाइम वाज अ वेरी डिसेंट यूनिवर्सिटी, और वहाँ का जो रखरखाव था, जो ट्रेडिशंस थे, वो माने रखते थे। आजकल का जैसा नहीं है। उस जमाने में विदाउट शेरवानी यू कुड नॉट गो आउट विद अ पैजामा एंड कुर्ता।
आपको अगर हॉस्पिटल के बाहर जाना है तो यू हैव टू पुट ऑन अ अच्छा, अगर निकलना है बाहर तो आपको शेरवानी। पहननी है। अच्छा, उस जमाने में हम लोग की खुराक इतनी ज्यादा थी बिकॉज यू स्पोर्ट्समैन, तो हमें डाइट भी मिलती थी क्रिकेट क्लब से। यूज्ड टू गेट अ बॉटल ऑफ मिल्क, और उसमें सेब भी मिलते थे और बिस्किट्स भी मिलते थे और भी चीजें मिलती थी। लेकिन इतनी खुराक थी कि वो बादशाह नवाब साहब का जो मैं जिक्र कर रहा था, टीपू सुल्तान के परपोते, उनके एक बेटे थे आसिफ अली शाह, निक्की, ही वाज इन द मिंटो सर्कल। अच्छा, क्लास 8 में वो थे, आई वाज इन अ सिंगल सीटर। उन्होंने क्लास 10 के लड़के के तमाचा मार दिया, गर्म खून, किसी बात पर। ही वाज अबाउट टू बी रेस्टिकेटेड। तो वो हमारे पास आए। उनकी वालिदा, हमारी वालिदा में बहनापा था, उनकी बहन हमारी बहन में भी बहनापा था। तो वो कहने लगे कि वो मुझे निकाले दे रहे हैं और मैंने ये गलती कर दी। तो खैर आई वेंट टू द प्रिंसिपल, आई सेड कि आई टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी, और ये आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे और मैं अपने साथ इनको अपने कमरे में रखूंगा। तो खैर 8 बाई 8 का वो कमरा था, उसमें एक अलमारी थी, एक टेबल थी, एक कुर्सी थी, वो एक पलंग था। तो ये हुआ कि हमारे पास कपड़ों के ट्रंक्स थे बड़े बड़े, तो उस पर गब्बे बिछा दिए थे, निक्की उसके ऊपर सो जाया करते थे। कि हमारे अंकल हमसे छोटे थे उम्र में, और उनका एडमिशन हुआ, तो जब तक उनको रूम नहीं मिला था, ही ऑल्सो केम विद मी। तो हम ट्रंक पर चले गए अंकल हमारे बेड पर आ गए और निक्की बेड के नीचे आ गए। ये होता था कि सुबह जब नाश्ता, उससे पहले खिचड़ी चढ़ा दी जाती थी। डाइनिंग रूम जब जाते थे लंच के लिए, खिचड़ी चढ़ा के जाते थे। डिनर के लिए जाते थे, खिचड़ी चढ़ा के जाते थे, आके फिर खिचड़ी खाते थे। बड़ी जबरदस्त खुराक थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के दामाद जिल्लुर रहमान साहब, ही वाज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, और उनकी भी खुराक बहुत ज्यादा थी। तो निक्की से और उनसे कंपटीशन हो जाता था। क्रिकेट क्लब का कोई फंक्शन हुआ तो बड़ा लैविश उसमें लंच होता था और सब कुछ होता था। तो दोनों में कंपटीशन हो रहा है, ये सब हो रहा है कि कौन ड्रॉ होता था मैच। अक्सर हम लोग कहते थे कि बस कीजिए, पेट वेट ना फट जाए। जी जी, बट जावेद भाई, तो जब अलीगढ़ में आपने पढ़ाई खत्म कर ली, फिर उसके बाद आप लखनऊ यूनिवर्सिटी आ गए। जी हाँ, Then you ऐसा यहाँ हुआ है। था कि वहाँ सेशन ज़्यादा लेट हो गया था। फिर वहाँ से जब हम यहाँ आए तो ये हुआ कि अब आगे क्या करना है, पढ़ाई कुछ आगे करना है, फादर के साथ बिजनेस में, क्यूरियस एंटीक्स में लग जाना है, या So this फादर। has been going on since your father. हाँ, His since father my was father's time, started by him. when my father was in a school, जी। मतलब there was a reason for starting the business. When he was in class 10, so he was a very good sportsman. Slazengers की टेनिस रैकेट just cost 10 rupees at that time. हमारी ग्रैंड मदर से उन्होंने 10 रुपए लिए, स्लैजेंजर्स की रैकेट खरीदी, और इत्तेफाक से वो उसी दिन टूट गई। अब शाम को उन्होंने कहा कि वो टूट गई और दूसरी लेना है। तो तालीम और तरबियत के नुक्ता नज़र से इनका, अच्छा अब मियाँ रोज 10-10 रुपए की थापियां तोड़ेंगे, अब नहीं मिलेगा। अब तालीम के नुक्ता नज़र से कि आदत ना खराब हो, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम अपने शौक पूरे करना चाहते हैं तो वालिदैन के भरोसे तो नहीं कर सकते। ये अपना उन्होंने काम तो उन्होंने, एक उनके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जमीनें तो थी लेकिन मास्टर काम था प्रसाद साहब, वो उन लोगों को पढ़ाते थे, यहीं रहते थे। एक बार वो कुएं में भी गिर गए थे, वो कुआं अंधा था, तो पानी खुश्क हो जाता था, वो कुएं से चीख रहे मीर अब्दुल्ला मुझे निकालो। मास्टर नहीं दिया था जी, मास्टर साहब को ढकेल तो नहीं ढकेल नहीं दिया था, वो कुछ ऊँग गए थे क्या, बैठे हुए आम नौश कर रहे थे, और उसी कुएं में वो गिर गए। और अंधा कुआं था वो, मतलब इंसान की जो हाइट होती थी उसके कमर तक पानी आ जाता था, वो खूबी थी उसकी। यहाँ है वो कमर, वो कुआं है लेकिन उसको बंद करवा दिया गया है। तो वो कहते थे मेरे अब्दुल्ला ये जमीन का टुकड़ा हमें दे दो। उनका मर साहब आप ले लीजिए। एक दिन ने कहा कि नहीं दे ही दो। अरे उनका तो आप ही का है। तो कहेंगे मैं क्या दे दूं तुम्हें, उनका कुछ नहीं, वो तो आपका है। उन्होंने 500 रुपए
तो 300 रुपए की अपनी एक ग्रैंडमदर से उन्होंने रूबीज की पुड़िया खरीदी। वो एक और परदादी ने 500 की खरीद ली। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा कारोबार है। अच्छा, हमारे ग्रैंडफादर जो थे, हमारे फादर को और हमारे अंकल को 2 घंटे दर्स देते थे उनके सामने। वो ज्वेलरी के बारे में भी, और सूफियाना बातें हैं, इस्लाम के बारे में है, सोशल, मतलब जो तालीम होना चाहिए और तरबियत होना चाहिए, वो खत्ताती हो रही है और खुशनवीसी हो रही है और शेर व शायरी की तालीम हो रही है। आपके वालिद भी कई भाई थे नहीं, या? हमारे वालिद 2 भाई थे। 2 भाई थे। उनसे छोटे सैयद मुजफ्फर नवाब रिजवी। बहनें भी थी? बहन कोई नहीं थी, दो सिर्फ भाई 2 थे। भाई थे। जिसमें हमारे चचा जो थे वो 1955 में उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया था। अच्छा। और वो पहले गए करकुक, वहां से आए बसरा, वहां से आए करबला मोहल्ला, वहां से आए बगदाद। ही वाज द टॉपर फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी इन हिस्ट्री, इंग्लिश। अच्छा, उनकी अरबी, फारसी, उर्दू। तो वहां जाके उन्होंने टीचिंग जॉब लिया। अच्छा, बगदाद में ultimately। अल्टीमेटली मतलब ये करकुक से शुरू किया। जी हाँ। अच्छा। और उन्होंने किताबें लिखी बच्चों के लिए। उस जमाने में इराक में जो इंग्लिश की किताबें थी उसमें अंग्रेजी नाम आते थे, टॉम, डिक, हैरी, जॉन, जिल, ये वो। ही इंट्रोड्यूस्ड द मुतबर्रिक नेम्स। उन्होंने कहा जब हमारे पास इतने मुतबर्रिक नाम हैं, मुस्तफ़ा हैं, मोहम्मद हैं, अली हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, तो इंस्टेड ऑफ इंग्लिश नेम्स इंट्रोड्यूस दोज इस्लामिक नेम्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो बुरा ना पड़े। देन ही ट्रांसलेटेड कुरान मजीद इन इंग्लिश। और वो भी उन्होंने पर्सनली किसी बादशाह को नहीं दिया है, शेख को नहीं दिया, बाय पोस्ट। Yeah. He was a kind of, you can say he was a religious scholar. He was an all-rounder. Okay. He was not only a religious scholar, but he was a genius. And he had tremendous knowledge about history and Arabic and Persian, शायर भी थे और सब कुछ थे। फिर बगदाद यूनिवर्सिटी में ही टॉट सद्दाम हुसैन। अच्छा। बात पार्टी का वो लीडर निकल रहा था और बड़ा शातिर था। उनकी एक कॉपी इनके पास आई तो उसको फेल कर दिया। तो लोग इनके पास आए कि इसके मार्क्स बढ़ा दीजिए और वरना ये खसास निकालेगा, ये जो है बड़ा शातिर है। और इज दी, अच्छा, कू अब्दुल करीम कासिम का कू कर दिया था एंड ही वाज अबाउट टू टेक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है तो मैं नंबर तो नहीं बढ़ाऊंगा, जो मेरिट के ऊपर मैंने काफ़ी जांची है मैं इसके नंबर्स नहीं बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा वो खसास निकालेगा, उनका जो कुछ भी हो, नंबर नहीं बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा अगर आपके पास दूसरी कॉपी आ जाए तो आप मार्क कर देंगे। उन्होंने कहा ऑफिशियली अगर यूनिवर्सिटी से मेरे पास दूसरी कॉपी आएगी तो मैं उस मेरिट पर जांचूंगा, लेकिन नंबर नहीं बढ़ाऊंगा। तो ही वॉज इन अ रेस्टोरेंट, उसने इनके ऊपर एक फायर किया। और इनकी पिंडली से वो छिछलती हुई गोली निकल गई। अब लोगों ने कहा कि वो आपको बख्शेगा नहीं। फिर उन्होंने अपना फैमिली को सेंड देम टू जद्दा और अपना भी वाइंड अप करके ये जद्दे आ गए। फिर he lived in Makkah. अच्छा। He retired as joint director of schools there in Saudi Arabia. Died there during Hajj और वहीं जन्नतुल माला में उनको उनकी तदफीन हुई, दफन किए गए। जाफर भाई, मैं वापस अगर आऊँ घूम करके फिर से आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में और के ज़माने में, तो एक बार आपने जिक्र, मैंने आपसे इस बारे में कभी कुछ चीजें थोड़ी बातें की। जी जी। आपके जो शौक था शिकार का, जी, तो वो क्या यूनिवर्सिटी का जो दौर था उस वक्त ये शुरू हुआ या वो पहले ही से था और एंड देन मे बी इट वाज आफ्टर यूनिवर्सिटी? और क्या देखिए शिकार का शौक जो था ये तो खानदानी था। ओके, हमारे जी बुजुर्ग जो थे, ये यहाँ के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई है शेर के शिकार की। हमारी दादी के दादा नवाब जाफर अली खां बहादुर 1920 में पीलीभीत के जंगल में शेर के शिकार पर और हाथी के हौदे पर हैं। और शेर ने चार्ज कर दिया है, हौदे तक आ गया है, वो फायर कर रहे हैं। यहाँ एक मुशायरा हुआ
उसमें नीचे एक शेर भी लिखा हुआ है कि यूं मिलाकर चलाई बंदूकें कि धुआं तक जिगर के पार हुआ। यूं मिला के चलाई बंदूकें कि धुआं तक धुआं जिगर के पार हुआ। तो वो पेंटिंग शेर के शिकार की लगी हुई है। तो ये तो एक फैमिली शौक था, चाहे वो बंदूक का शिकार हो, चाहे वो मछली का शिकार हो। चौका घाट जाते थे ये लोग। अच्छा, गोंडा के रास्ते में एक जगह है चौका घाट, गोंडा जाते। गोंडा जाते वक्त, तो वहाँ महाशेर का शिकार होता था और इन लोगों का 15-15 दिन, 20-20 दिन का कैंप लगता था और वहाँ बड़ा एहतमाम होता था सब लाहौर लश्कर के साथ। जब तक आपने शिकार करना शुरू किया? नहीं, हमें तो 1962 में एयरगन डायना लेके दी गई थी। उससे फाक्साएं और धवर और चित्रौके तो वगैरह। इस तरह का शिकार बंद भी हो गया होगा, शेर का शिकार? नहीं, शेर का तो 72 में बंद हुआ है। अच्छा। लेकिन हुआ ये था कि हमारे ग्रैंडफादर ने मेरी कुंडली बनवाई थी, सब बच्चों की बनवाई थी, और मेरी कुंडली फारसी में बनी हुई है। अच्छा। उसमें मुश्तरी है और ये है वो है। तो वो पंडित जी जो थे उन्होंने ये लिखा था, हमारा नाम उसमें सिकंदर शाह निकला था कुंडली का नाम। तो ये था कि हम अपने वालदैन के नाम के हो के ना रहें, वरना वो सितारे जो हैं वो कुछ गर्दिश में रहेंगे और ये वो, तो कोई इनको खरीद ले और बेटा बना ले। हमारी दादी के जो चचा थे मंडले, हमारी दादी के वालिद के मंडले भाई नवाब सज्जाद अली खान, सन 50 में उन्होंने मुझे ₹1.25 का खरीद लिया। वो नहीं? अच्छा, नहीं, मुझे खरीद लिया। ओके, समझा। और मैं उन्हीं के साथ रहने लगा। 1952 में जमींदारी और ताल्लुकदारी अबॉलिशन हुआ, तो शुरू के 2 साल वो उस दौर के भी मैंने देखे। कि धीरे धीरे 1960s तक वो वारीदात। I was born in 1950 till 1960 till the floods। हम महल की मंडीली पर थे, जो नवाब आसिफउद्दौला का महल था, उसमें भी उसके ऊपर एक पोर्शन था, कमरा था, हम लोग वहां रहते थे। उस जमाने में हमने एक एल्सेशन कुत्ता पाला था, उसका नाम था मेजर। और हमारे फादर नैनीताल से वो लाए थे, बुली नाम था उसका, उसका बच्चा था ये ऊंचा, उसके ऊपर हम सवारी भी करते थे। तो खैर 1960 में जब फ्लड आया तो वी वेंट टू सादिक मंजिल, उनके भतीजे थे, उनके मकान में आ गए। और इस तरह से यहाँ 14 फीट पानी था इस मकान में। ये बड़ा हुआ 1960 में और 1971 में छतों से बातें कर रहा था। तो बहरहाल फिर 62 में आई ज्वाइन लमाटनिया, फिर वहाँ बाद में अलीगढ़ से यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये सब होता रहा। शिकार का सिलसिला जो था वो बुजुर्गों का तो था ही। हमारे फादर की 300 शेवर्ड मेरे पास है, उसके कार्ट्रिजेस आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन क्या उम्दा वेपन है। मतलब 315 से हल्का, .22 से हैवी, उससे ज़रा सा बड़ा कार्ट्रिज, बड़े जानवर मारे उससे। हमारे एक नाना अमर नवाब साहब, अस्कर अली खान साहब, चहे के ऊपर उनका जो हाथ था, ये स्नाइप होता है, जो फिट मतलब वो सीधा नहीं उठता है, उठा जिक जैप, उठा उन्होंने दिया, पोचर्ड उठा, वहीं 6 इंच भी नहीं उठ पाता था। उनकी बंदूक भी मेरे पास है, जेफ्रे की 12 बोर, और हमारे फादर की वो राइफल भी है। 1962 में हमें एक डायना नंबर 227 मॉडल शौकिया खरीद के दी थी। तो उससे निशानेबाजी कर रहे हैं, उससे धंवर और फाक्साएं ये सब बहुत शिकार किया करते थे। बाद में फिर आई ज्वाइंड अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, दैट वाज 1974। All right. और आई वर्क इन दैट कंपनी फॉर 20 years in marketing. Was it a Lucknow based company or No, it was an English company. And the office was initially, no, office was in Hyderabad. अच्छा, तो आप हैदराबाद गए काम करने के लिए? First, I went to Bombay for 1 month training. From there, we went to Hyderabad to see the factory. From Hyderabad, I went to Bhopal as my first headquarter, and I stayed there for about 2 years. फिर एक मौका ये आया कि immediate hometown
और 6 months प्रमोशन, आई ऑप्टेड फॉर होम टाउन। तो हम लखनऊ आ गए। लखनऊ आने के बाद अब जाहिर है कि जो सहूलतें थी यहाँ, और फिर जो जाहिर है कि अपना एक माहौल था, और फिर बहरहाल फिर 78 में आई टुक द लाइसेंस। ओके। और 77 में भी हम शिकार पर जाते थे। किस्सा याद है आपको उसका, उस शिकार के दौरान? हमने वो पहला फायर जब मैंने किया है, माधवी के जो एक मामा है राजीव लाल, हाँ डॉक्टर राजीव लाल, जो यहाँ अरे जेल राजीव है, लाल तो हमारे क्लासमेट थे क्लास जी 6 हाँ। में। तो वो अक्सर आपका जिक्र करते हैं कि वो आपके साथ जो है वो जाया करते हाँ थे जाया शिकार करते थे। जी। एक बार ऐसा हुआ कि राजीव लाल कहने लगे कि जाफर, गर्मियों का जमाना, कहने लगे शैल वी गो फॉर अ शूट, एक नीला मान लें। मैं कहा चलिए। अच्छा, दिन में ये बात हुई तो इटौंजा की तरफ एक सौतल की झील थी, वहाँ जानवर बहुत था। तो कहने लगे कि ऐसा है, एक फोन आ गया है, बहराइच की एक पेशेंट है 20-22 साल की, उसका कान बहता है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है। अब जैसा कहो, शिकार पर चलें या पहले उसको ऑपरेट कर लें। अरे मैंने कहा शिकार पर तो चले ही चलेंगे, लेकिन पहले उसको ऑपरेट कर लीजिए, आपका पेशेंट है। तो कहेंगे ऐसा है, गन वन लेके यहीं चले हो, और ऐसा है कि हमें असिस्ट करो, देखो हम कैसे ऑपरेट करते हैं। आई ऑल्सो वेंट इनटू द ओटी। तो हम लाइट वाइट उनको अपने दिखाते रहे। फिर उन्होंने कान को पीछे से खोला, उसमें क्लिप सिप्स लगा के, देन ही फाउंड अ स्पॉट येलो कलर का, एक बिल्कुल हड्डी में लगा हुआ, और फॉसेट से उन्होंने निकाला, कहेंगे ये है, दिस वाज द रूट कॉज ऑफ इन्फेक्शन, और अब माय जूनियर्स वुड स्टिच हर एंड लेट्स गो फॉर द शूट। तो खैर हम लोग इन्हीं के रॉयल एनफील्ड के ऊपर चले गए। आपके पास ही मोटरसाइकिल होती थी ना? मेरे पास एसडी थी, राइट। इनके पास रॉयल एनफील्ड थी, इनके पास 30 स्प्रिंगफील्ड टेलीस्कोपिक साइट राइफल थी। हमने अपनी 12 बोर शॉटगन टांग ली थी, और एलजी और बॉल ये वो सब रख लिए थे, और इन्होंने अपने 30 स्प्रिंगफील्ड। सौतल की एक झील है, वो खुश्क हो गई थी, उसने बीच झील में एक काला, सौतल कहाँ इटौंजा के साइड अच्छा, में है, ये इस तरफ यानी सीतापुर रोड। सीतापुर रोड के ऊपर, बख्शी के तालाब से जरा सा आगे बढ़िए तो दाहिने हाथ पर एक रेलवे क्रॉसिंग है। अच्छा। व्हेन यू क्रॉस दैट रेलवे क्रॉसिंग, तो नहर के किनारे किनारे चले जाइए, अच्छा। तो एक झील गांव है है, सौतल, तो वहाँ सौतल गाँव की झील कहलाती है। जानवर बहुत है वहाँ, और जब वो पानी होता है तो उसमें चिड़िया भी, मुर्गा भी बहुत गिरती है। तो गर्मियों का जमाना था और झील खुश थी। एक नर नीला काला हो रहा था, ये सींग उसके, और बीच झील में खड़ा हुआ था। कहेंगे जाफर इसको ले लें? हमने कहा बिल्कुल, उसकी स्पाइन पर दीजिएगा। अच्छा, एक पंडित जी आ गए, धोती बांधे हुए, करीब 70 साल के। कहने लगे कि ऐसा है, इसका हकवा वहां से उधर से करवाओ, तो ये भाग के इधर ही आएगा, मार लेना, गिरा लेना। उन्होंने कहा नहीं, हकवे की जरूरत नहीं है, यहीं से अपने। तो टेलीस्कोपिक साइट तो थी, उन्होंने स्पाइन के ऊपर जो दिया तो वो भसभसा के बैठ गया। अब ये पंडित जी जो रास्ता बता रहे थे, अरे कहने लगे साहब हत्या कर दी, हत्या कर दी, और चीखने लगे, वो भीड़ इकट्ठा करने लगे। कहेंगे जबा नहीं होने देंगे, हत्या कर दी। और मैंने कहा अभी तो रास्ता बता रहे थे, तो उधर से हकवा करवाओ, इधर से निकलेगा यहीं गिरा लेना, और कह रहे हो हत्या कर दी। हमने कहा ऐसा है कि जबा पहले कर लें, उसके बाद में हत्या की है या नहीं की है वो बाद में बात होगा। कहेंगे सामने गांव में एक आदमी रहता है, हम उसको बुला के लाएंगे, जो वो फैसला करेगा। हमने कहा देखो, आदमी को तो बाद में बुलाना, पहले जबा करेंगे, वरना 2 चूतों पर तुम्हारे अभी फायर करेंगे, अभी वो कर रह जाओगे। तो खैर उसको जबा किया। अब वो एक अशरफी लाल था, उसको बुला के लाए, वो कदमों में गिर गया। इत्तेफाकात देखिए, वहाँ के जो प्रधान थे वो हम लोगों के दोस्त थे और शिकार करवाते थे। उस गांव के बराबर का जो एक गांव था, वो लोग मना करते थे। अन्नी करके एक शख्स था, वो हम लोग के साथ आता था। अशरफी लाल का नाम किसी डकैती में दे दिया गया था, एक मर्डर में, और वो परेशान था। पंडित जी अशरफी लाल को लेके हमारे पास आए थे। पंचम लाल साहब वॉज एन SDM मलियाबाद, वो मलियाबाद में लगता था, इटौंजा वगैरह। तो कहेंगे नौ साहब ऐसा है कि उनको फोन कर दीजिए कि इसका नाम गलती से लोगों ने दे दिया है, साजिश रंजिश, और वो इसको सरेंडर करवा लें।
पर जब हमने अपने कार्ड के पीछे, ही इज ऑल्सो शिकारी एंड हेल्प्स अस काइंडली डू वॉट एवर यू कैन फॉर हिम। उन्होंने उसको चाय पिलाई और उसको सब कुछ खातिर तवाज़ो की और उसको जो कुछ मतलब सहूलतें हो सकती वो उसको बुला के लाए। अरे कहेंगे ना साहब क्या बात है, हमने कहा ये आपको बुला के लाए, आप फैसला करेंगे तो वो होगा। जानवर गिरा दिया है और पहले ये रास्ता बता रहे थे, अब कह रहे हैं हत्या कर दी। अरे कहने के तेरी ये हिम्मत, खोलो धोती अपनी और मक्खी झलो बैठ के। कहेंगे आइए चलिए शरबत पी लीजिए। हमने कहा नहीं शरबत तो बाद में पियेंगे, हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, वहां से गाड़ी ले आए तो इसको लाद के ले जाए। तो इमरान राजीव लाल के एक और दोस्त थे, इरफान के छोटे भाई, पंजाब नेशनल बैंक में हसगंज में उनका ऑफिस था। हम लोग हसगंज पहुंचे ही थे कि देखा इमरान अपनी जीप लेके निकल रहे हैं। उनसे कहा इमरान और चलो जानवर उठा लें। तो वही मोटरसाइकिल खड़ी की, हम लोग जीप लेके गए और लाद के ले आए। तो बहुत शिकार होता था। पर नीलगाय का ये भी था ना कि वो बहुत सी जगह जब अब शूट करते, ये तो खैर ऐसा स्पाइन पे मारा कि वो बैठ गया वहीं, अदरवाइज अरे गोली लगने के बाद भी वो भागता है। बहुत जबरदस्त, बहुत ताकत होती है उस जानवर। वहीं सौतल की झील पे हम लोग शिकार करने गए हुए थे। हम लोग के कानपुर के कुछ अजीज 8 बंदूकें लेके आ गए थे। उन्होंने फरमाइश की कि नीला पिटवा दीजिए। उन्होंने कहा चलिए। एक हाफ डाला थी, उसके ऊपर सब लद के गए, हम, हमारे अंकल और 8 वो लोग, 10 बंदूकें, और हम लोग सौतल की झील पहुंचे। अब बहुत जानवर वहां, जाड़ों का जमाना, तो झिंगरन एक था। सबने कहा कि कुछ लोगों को गांव से बुलवा के उधर से हकवा करवाओ। वही जो पंडित जी जो रास्ता बता रहे थे कि इधर जानवर आएगा, और फिर हम लोग किनारे हो गए कि ये मेहमान हैं, इनको मारने दीजिए। उधर से जो हकवा हुआ, अब जो गोल जानवर का निकला है लोगों के सामने से गुजर रहा है, एक आध के तो ऊपर से गुजर गया, वो बैठ गए, फायर ही नहीं हुआ। बड़ी कोफ्त हो गई। हमने कैसे तो हम ही लोग गिरा लेते, इनको चांस दिया। खैर अन्नी जो था उससे कहा कि ऐसा है कि बाग में, आम के बाग में दरी वरी बिछाओ, बाल्टियों में पानी भरवाओ, अरहर की खिचड़ी, देसी घी, मूली, टमाटर, हरा धनिया और जो कुछ भी मतलब हो सकता है उसकी चटनी वटनी पिसवाओ और कुछ सैलेड बनवाओ, और हम लोग अब यहाँ पर बैठ के कुछ खाएं पिए, जानवर का इंतज़ार करें कि जब वापस हो। तो खैर वो उसने सब इंतज़ाम किया और ये 10 बंदूक हैं वहाँ एक जंगल में मंगल 4 बजा था कि जो चराई के लिए जानवर निकलते हैं, गाय भैंसें लोगों के, अब देखा कि एक नीला उन्हीं के साथ वो भी चला आ रहा है। और गाय भैंसों के, वो बैलों के वो घंटियां बनी हुई टन 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 आवाज आ रही है। यहाँ चजब्बा करेंगे जाफर आ रहा है। हमने कहा चजब्बा तरकीब से इसको मारना होगा। ऐसा है कि ये लोग तो अनाड़ी निकले। उसमें एक साहब थे, उनके वालिद डीवाईएसपी थे, उनके पास 315 थी। कहेंगे मैं मारूंगा इसको। अब वो कह रहे हैं कि मैं मारूंगा, तो हम लोगों ने कहा चलिए आप ही मारिए। तो मैदान था, उसके पीछे ये दौड़ते थे, वो भागता था, थोड़ी दूर चल के वो यूं देखता था, एक गर्दन, ये बैठ जाते थे, फिर वो भागता था, फिर ये पीछे दौड़ते थे। तो वो झिंगरन जो था, उससे हमने कहा था कि देखो ये नहर जो है वो घूम के आई हुई थी, तो इसके पीछे तुम इसको दौड़ाते हुए फला आम के बाग के दरख्त के नीचे तक लाओ, और अन्नी उसका अंगोछा हमने लेके अपने सर पर बांधा और टलबोर अपनी जो थी वो बिल्कुल आड़ में रखी। उससे कहा कि तुम सीधे चलते चलो। उसने कहा कि वो सामने आया, 300 गज पर था, मैंने उसमें एलजी लगा लिए थे। अब अन्नी से हमने कहा था कि देखो बात ना करना, जब हम इशारा करेंगे तब सामने से हटना। अब करीब पहुंचते जा रहे हैं, फिर भी 200 गज और 150 गज। अच्छा नीले के लिए 150 गज बहुत है, 100 गज बहुत है, आपकी राइफल है तब तो ठीक है। तो अन्नी ने कहा हटेंगे साहब। मैंने कहा भी नहीं। अच्छा वो
उसने दौड़ना शुरू किया, मैंने 2 फायर उसके ये दिए। अन्नी कहने लगा साहब क्या कुछ गया, मतलब वो उसी स्पीड में भागता रहा। हमने कहा इतने जमाने से शिकार करवा रहे हो, तुम्हें आवाज से पता नहीं चला कि भरपूर दोनों बैठ गए, इस पर नजर रखो। थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर वो उसकी चाल जो थी वो, और मुंह से उसके बाहर खून निकल रहा है, वो जानवरों के साथ वो बिल्कुल झूमता हुआ वो उस गांव की तरफ चलने लगा जहां ममनू था। अब अन्नी जो है लाठी से उसको इधर हकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल मदहोश चला जा रहा है। साहब वहां पर एक सूखी हुई झील थी और एक टीला था, और शिव जी का एक मंदिर था टीले के ऊपर, और वो रॉ में जाता हुआ और शिव जी के मंदिर के चौखट के ऊपर उसने सर डाल दिया और वहीं ढेर हो गया। उसके बाद में जब उसका दम टूटने लगा तो वहां से ढुलका, और वो ढुलक के वो सूखे जो थाला एक ऐसा बना हुआ था झील का, उधर के गांव वाले जमा हो गए, जब वो मना करते थे। अन्नी कहने लगा था गजब हो गया, ये उधर गांव में आ गया, बवाल रखा हुआ है। हमने कहा देखा जाएगा जो कुछ है। तो वहाँ का जो प्रधान था कहेंगे नवाब साहब ऐसा है कि अपना लाइसेंस दे दीजिए, आप जाइए, अन्नी को छोड़ दीजिए। हमने कहा देखिए ऐसा है, अन्नी को तो हम छोड़ के जाएंगे नहीं, 8 बंदूकें और हैं, तीतर मारने चले गए थे लोग, अभी 2 ये हैं। हमने कहा कारतूसों से बैग भरा हुआ है, एक 8 मना ये पड़ा हुआ है, अगर किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो घर से निकाल निकाल के उड़ा देंगे सबको। तो सामने एक मौलाना टाइप के खड़े हुए थे, उनके सामने मैंने शिकारी निकाल के फेंका, मैंने कहा दवा कीजिए, और वो डर रहे हैं। हमने कहा दवा कीजिए वरना एक गोली आपके भी जल जाए, जान से चला जाएगा तो बेकार हो जाएगा। फिर उन्होंने दवा किया। 2 एक लोग थे वो आए, फरसे वरसे लिए, साहब रख के भजोड़ में सबको। मैंने कहा हम लोग यहाँ शौकिया आते हैं, आप लोग को यहाँ रहना है। खैर बहरहाल वो सब बंदूकें आ गई, तो उसको बांटा भी गया, हाफ डाला पर रखा गया। कबाब सुना है? अरे क्या कहना, इसके रान के जो कबाब हैं, नीले के भी और हिरन के भी। सुना है मैंने कि हमारे मंझले भाई की जब शादी हुई है कासरबाग की बारादरी में, तो 2 नर वहीं किचन में ला के उतार दिए थे, वहीं बने उनके पे कबाब जो लगाए गए हैं। तो राणा साहब लोहरपुर जो थे, मेरा भाई शिकार का है। वो एक हमारे पंडित जी दोस्त थे, मजिस्ट्रेट थे वो। हमने कहा क्या चखेंगे, कहेंगे जरा जरा सा कुछ मंगवा लीजिए, पहले चख लें फिर बताएं कि क्या खाएंगे। तो पूरे महल्ले में मुझे याद है कि जब शिकार होके आता था तो बांटते थे, था, बहुत बांटते थे, हमेशा भरा रहता था यहाँ। नीला, सीख पर, मुख्तलिफ मुर्गाबियाँ, तीतर, हर चीज तो यहाँ के ऊपर। और फिर दावतें होती थी बड़ी लैविश, और उसमें फातिमा हॉस्पिटल पूरा आता था, डॉक्टर्स एंड सर्जन्स एंड एनेस्थेटिस्ट, और ये वो छत के ऊपर दावतें होती थी। आए दिन शिकार हो रहा है। नहीं कमाल है, मतलब आई डोंट नो जफर भाई, बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, बहुत सारे किस्से हैं। और नहीं एक चीज तो ये सुनिए कि इतना क्रेज था उस जमाने में मेराक की हद तक कि 220 किलोमीटर दूर, मतलब यहाँ से बहराइच, बहराइच से नानपारा, नानपारा से गाँवघाट, और गाँवघाट से वो झाला सैलवा वेस्ट, क्लोज प्रॉक था। तो वहाँ हम लोग के कुछ दोस्तों ने और रिलेशंस ने फॉरेस्ट से खेती के नाम पर लिया था, मतलब वो शिकार, एक जोंगा रहता था वहाँ, तो अम्यूनिशन रहता था और बंदूकें रहती थी, जिसका दिल चाहे वहाँ शिकार खेले। मोटरसाइकिल से, इसी एसडी से हम लोग 3 लोग, एक साहब को टैक्सी पर बिठा दिया बहराइच की, घाघरा घाट पर टैक्सी रुकी, हम लोगों ने चाय वाय पी, वहां से बहराइच पहुंचे, वहाँ लंच किया, और वहाँ से चीज़ है और बटर है और कंडेंस मिल्क है और कॉफ़ी है और मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें वहाँ के ऊपर, और ब्रेड है और ये है वो सब बैग में भरा। नानपारे की बस पर उनको बिठा दिया। नानपारे में अब वहाँ से आगे कोई सवारी नहीं,
तीनों मोटरसाइकिल पर आ गए, जाड़ों का जमाना। अच्छा, हम भी 100 किलो के, हमारे अंकल भी 100 किलो के, और वो उस्ताद इदरीस जो थे वो भी करीब 90 किलो के। अच्छा, खूबी उस्ताद में ये थी कि ही वॉज अ वंडरफुल शिकारी, अ लवली कुक और मैकेनिक ऑफ द वेपन्स। एक जॉर्ज था कमला सर्कस का, उसने उनको एक गेज दिया था कि अगर स्किनिंग करना हो तो अगर चीतल है तो 3 मिनट में आप उसकी स्किनिंग कर लीजिए, इफ यू आर एन एक्सपर्ट। खैर हम लोग नानपारे से जब आगे बढ़ रहे थे, एक रेलवे लाइन आती है, शाम का वक्त हो गया था। तीतर बोले, तजब्बा से कहा कि ऐसा है कि मैं तो गाड़ी के पास रहता हूँ, उस्ताद को अपनी शॉटगन दी, उनकी राइफल मैंने टांगी, हमने कहा आप लोग अरहर के खेत में जाइए, तीतर। तो खैर वो जा रहे थे, तीतर उड़ा, उन्होंने फायर किया, एक तीतर टपक गया, दबा करके उसको जाल में रखा। वहां से हम लोग फिर आगे बढ़े। तो जंगल के एक टुकड़े में जब हम लोग एंटर हुए हैं, दोनों वक्त मिल रहे थे। तो जो आग जला दी जाती है तो उसमें कोपलें निकलती हैं, तो हिरन जो है बहुत चाव से उसको खाता है, तो चराई पर निकला हुआ था। तो वो हल्का सा राइट एंगल पर था। अब जो लाइट पड़ी है तो आंखें चमकी, तो मैंने क्लच लेके एक्सीलेटर रेस करके और हेडलाइट्स उनके ऊपर मार दी। तो रब्बा जो थे शॉटगन लिए हुए थे, वो पीछे 315 थी, इन्होंने बाएं हाथ में लेके एक फायर कर दिया, तो एक हिरन टपक गया। तो खैर उसको ज़बह किया। उसके बाद में एक दरख्त की शाख काट के उसको थोड़ा सा अंदर रखा, और हम लोग वहाँ झाले पाए, और वहाँ से 8 मजदूर भेजे, उनको बता दिया कि फला वो चप्पे चप्पे से वाकिफ। अब उस्ताद ने कहा कि ऐसा है कि जॉर्ज ने ये डिफरेंट गेज का एक इंस्ट्रूमेंट दिया था, वो ये कहा था कि अगर शिकारी है सही, हाथ पांव चल रहे हैं उसके, तो 3 मिनट के अंदर खाल उतार देना चाहिए। कहेंगे जाफर आप घड़ी देखिए और मैं शुरू करता हूँ। तो 4 आदमियों ने हिरन को चित किया, उसके हाथ पांव जो थे वो खींचे, तो इन्होंने पेट में शिराफ लगा के मुक्के मारना शुरू किए। कहेंगे कितना वक्त हुआ? मैंने कहा 3 मिनट में भी 15 सेकंड बाकी हैं। कहेंगे जॉर्ज सही कहता था। तो ये हुआ कि लोगों ने अपने अपने शौक, तो किसी ने स्क्वाश निकाली, किसी ने कुछ, उनका क्या खाएंगे, इनका कलेजी भूनिए हो, गुरुदेव भूनिए हो, ये सब होता रहा। रात को हम लोग डनलप के ऊपर 2-2 भैंसे शिकारी जुटे हुए हिरन के शिकार के ऊपर निकले, 3 चीतल मारे। मैंने आपको ताजुब होगा, मुझे भी ताजुब होता जब है। आप रात में शिकार आप लोग करते थे रात के वक्त, तो फिर उसके बाद क्या आसपास से किसी गांव में जाके ठहर जाते थे? नहीं नहीं, वो तो ठहरते थोड़ी थे, वो तो गए थे डेस्टिनेशन के ऊपर। वहाँ जोंगा भी रहती थी, वहाँ वेपन्स भी रहते थे, वहाँ डनलप के टायर्स में वो जुते हुए भैंसे, शिकारी, सारा इंतजाम होता था। उसका पयाल बिछी हुई, कालीन बिछे हुए। उसके बाद में रात को शिकार पर निकले। चांदनी रात थी, जानवर 2 बजे तक नजर नहीं आया। उसके बाद में फिर होल आ रहा था। हम यार जब्बा जो थे सामने वाले डनलप पर थे, मैंने कहा जब्बा ऐसा है 1 2 3 कह के जरा सा एंगल दे के 2-2 फायर झोंक दें। 3 चीतल तो वहीं पकड़ गए, और 2-4 इधर खड़खड़ा रहे थे, तो उनको जबा करके लड़िया पर रख लिया। बड़ा शिकार हो गया। 3 चीतल मार लिए, एक पहले मारा हुआ था, 4 हो गए। अब जब हम लोग अपने झालों की तरफ आ रहे थे तो और जानवर नजर आया, लेकिन फिर फायर नहीं किया। इतना हो गया, अब क्या करना है। उस्ताद ने चीतल का अचार डाला। सुबह हम लोग 5 बजे मुर्ग के शिकार पर निकले, जंगली मुर्ग, वाइल्ड फेजेंट्स। तो एक जंगली मुर्ग और 2 मुर्गियां मिली। तो 2 मुर्गियां तो नाश्ते के लिए हो गई, और वो चीतल वीतल था, ये सब था, और फिर वो कॉफी भी बनी, ये सब हुआ। एक देहाती आया, कहेंगे साहब मुर्गाबी का शिकार करना है? मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। कहेंगे फला वो सौतल की वो एक झील का नाम बताया। कहेंगे झील में चिड़िया पटी पड़ी हुई है। मैं कहा, कितनी दूर है? कहेंगे यहाँ से 1 कोस भर होगी। हमने कहा नाश्ता कर लो, हम लोग भी नाश्ता करने पे चलते हैं। और वो ओपन मैदान था, फिर झील थी, और एक हिलक सी थी, और एक आम का बाग था। बाग से करीब एक 500 गज के ऊपर झील थी, बिल्कुल सामने था, कोई और नहीं थी।
आम के दरख्त के नीचे मोटरसाइकिल खड़ी की। हमने कहा चरब्बा ऐसा है, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, विल हैव टू क्रॉल, और टीले के पीछे जाके विल क्लाइंब अप द हिलक, और वहां से जाके फिर पोजीशन देखते हैं। ऐसा वो देहाती जो था उसको नीचे छोड़ दिया कि जब वो मुर्गावी कटेगी तो वो झील में फांदेगा। हम लोग क्रॉल करके ऊपर गए, जो देखा है तो 45 डिग्रीज के ऊपर चिड़िया पटी पड़ी हुई। तो ये हुआ कि भाई 1 2 3 कह के 2 बैठे तो 2 उठे पर फायर। ऐसा 24 तो हाथ लगी। तो ये जाल में भर के वो पीछे बांधी गई। उसके बाद में आके हम लोगों ने लंच वंच किया। 6 राने और 6 चीतल के दस्त। हमारी मोटरसाइकिल के साइड में एक स्टील का कैरियर था, उसमें सीधा बहुत बड़ा बोरा था, उसमें सीधी सीधी उतार दी। 15 शेर की भी एक रान रखी है कम से कम। 15 26 90 किलो तो 90 शेर ही हो गया, क्विंटल की समझ लीजिए वो हो गया। एक पिपिया में अचार चीतल का, 24 मुर्गाबियां, एक जंगली मुर्ग, स्लीपिंग बैग जो था वो उस्ताद को दे दिया, 2 कंबल बिछे हुए मोटरसाइकिल के ऊपर, सीट और टैंक के ऊपर, और उस देहाती को भी बिठाया कि जंगल का मोटर रोड। तो जब स्टार्ट की है मोटरसाइकिल तो वो स्लो स्पीड में, हमने चरब्बा से कहा अपना बाया कूला जो है जरा सा उधर कर लीजिए बैलेंस के लिए। क्या जब रोड आ गई उसको उतारा, फिर घाघरा घाट पा के रुके, वहां चाय पियो, वहां से जो दवाई तो यहीं जोड़ी थी। इतना बहुत सुंदर। क्या मतलब ये सारी चीजें, अब जाहिर है कि अब ना शिकार होता है ना, लेकिन ये किस्से हैं जिससे ये भी अंदाजा होता है कि क्या खाने पीने के शौक थे, बहुत। क्या वो था, एक अजीबो गरीब, एक नहीं, वो अजीब। एक एडवेंचर था। और वहां जंगल में जाके जो एक कैफियत होती है, व्हेन यू आर इनटू द जंगल इन द नाइट, और ऐसे ऐसे झाड़ियों में से आप गुजर रहे हैं कि लेपर्ड कहीं से भी अटैक कर सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और तो वो एक्साइटमेंट जो होता है, वो जो एक एडवेंचर होता है, और फिर वहाँ जंगल में मंगल बना हुआ है, वो बोनफायर हो रहा है और पक रहा है और सब। एक तो मकाम ऐसा था कि वहाँ के ऊपर तादिन्ना भी होता था, नाच गाना होता था। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो क्या यहाँ से संडीले की तरफ नटपुरवा एक जगह है, अच्छा, वहाँ की औरतें सीना तान के चलती थी, वहाँ के मर्द जो थे शर्मीले, तो वहाँ जाके मतलब कुएं की जगह पर कालीन बिछाए गए, और फिर अच्छा, नटपुरवा इलाका था, नटपुरवा इलाका संडीले में। सनीले में, और शिकार पर हम तो नहीं गए, लेकिन चरब्बा ये लोग बताते थे, ये लोग अक्सर जाते थे। अच्छा, और वहाँ नाच भी हो रहा है और गाना भी हो रहा है, और रात को शिकार भी हो रहा है, और फिर पक रहा है, और फिर 1 दिन का कैंप भी वहाँ हो रहा है। एक खुर्शैद साहब थे हमारे नाना के एज के, वो मुंशी जी कहलाते थे। चरब्बा बता रहे थे काफी लोग गांव के आधे से ज्यादा उन्हीं की शक्ल के थे। खुर्शैद साहब ये बड़ी आके कहा बकात हो, कहा बकात हो। बिल्कुल सर जाफर भाई, ये मैं अब एक बार ऑडियंस से भी मुखातिब हूँ जी, और इनसे मैं जी, तो बहुत ही मतलब मैं कहूँगा जो जर्नी जाफर भाई की रही, मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी हैं, क्रिकेटर भी रहे, और उसके बाद फिर जी हाँ बिल्कुल, और तमाम चीज़ों में शामिल रहते हैं अभी भी शहर में, बिल्कुल। सो एक बहुत ही मुझे लगता है मज़ेदार बातचीत हुई जाफर भाई के साथ, टू अंडरस्टैंड हिज जर्नी, और वो क्यों नायाब नगीने हैं, इस बात का अंदाज़ा आपको इस कॉन्वर्सेशन से हो गया होगा कि जो एक्सपीरियंसेस हैं लखनऊ, और लखनऊ में जो माहौल था और जो तौर तरीके थे उसके इर्द गिर्द के, जो ये अपने में अभी भी समेटे बैठे हुए हैं इस शहर में। सो बहुत बहुत शुक्रिया जाफर भाई इस कॉन्वर्सेशन के लिए, और अब मैं बस ये कहूँगा कि इफ देयर इज अगर कोई कुछ कहना चाहता है विच आई विल कन्वे टू जाफर भाई, या कोई सवाल कोई पूछना चाहता है स्पेसिफिकली, जो मैं जरूर, या कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज आप अपना नाम बता करके मुझे
कर सकते हैं। दावत दूंगा कि कभी कोई लखनऊ आए, एक खाना आते रहे, आए तशरीफ लाएं। बिल्कुल जाफर भाई कह रहे हैं कि जब भी आप लोग तशरीफ लाएं लखनऊ में, जो लोग भी आज जुड़े हैं तो जरूर आइए ये इस जगह पर, शीश महल में, शीश महल में नॉट शीश महल। जी तो तस्वीर, कैन यू हियर मी? जी अस्करी आ रही है आपके पास क्लियर। तस्वीर, इज देयर एनीबॉडी, कोई है जो कुछ पूछना चाहता है? देयर इज वन मैसेज। नमस्कार, नमस्कार, मैं लखनऊ से उमा त्रिगुणायत बोल रही हूँ। अरे उमा जी कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं आप दोनों को शाम का आदाब करती हूँ और लोगों की गुफ्तगू इतनी अच्छी लगी, इतनी बातें नवाब साहब ने बताई कि एक पूरा खाका खिंचता चला गया एक के बाद एक। जी हाँ, उमा त्रिगुणायत जी हैं, अल्पिका जी हाँ, वो कह रही हैं कि बहुत मजा आया आपको सुन के, जो बातें आपने बताई वो बिल्कुल एक तस्वीर से खिंच गई बिल्कुल। इन्हीं का प्रोग्राम था बिरजू महाराज की जब 75th बर्थ एनिवर्सरी थी जी, साथ में। राइट। उमा जी आप सुन रही होंगी नवाब साहब? मैं सुन रही हूँ और नवाब साहब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब भी मैं कुछ कहने के लिए उनसे कहती हूँ, अल्पिका संस्था के लिए वो हमेशा अपना समय देते हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रही हैं, ख्यालात देते हैं कि आप जब और भी वो आपसे जब भी उन्होंने इसरार किया है आप मौजूद रहे हैं। बस सेहतमंद बने रहें और हम सबको आशीर्वाद देते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और कोई कुछ कहना चाहे, कोई सवाल पूछना चाहे? एक क्वेश्चन है अस्करी, इफ नवाब साहब कैन शेड मोर लाइट ऑन शीश महल। अच्छा, तो ये कोई ये पूछ रहा था कि जो शीश महल और शीश महल वाली जो बात आप, उस पर अगर आप कुछ और ऐड कर सकें उस कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा, कि कुछ ऐसा है कि जनाब शीश जो थे हजरत आदम के साहबजादे थे और वो एक पैगंबर भी थे, मैसेंजर ऑफ गॉड। नवाब आसिफउद्दौला ने जब अपना कैपिटल 1775 में फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया है, इन्होंने जनाब शीश के नाम के ऊपर ये महल बनवाया। यहीं से बैठ के फिर उन्होंने ये आसफी इमामबाड़ा भी तामीर करवाया, यहाँ वो रहे। और हम लोगों के बुजुर्गों को 1862 में इट वॉज अवॉर्डेड इन ल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ चारबाग। ये 25 एकड़ का महल और 1 लाख रुपया। तो अब उस महल का कुछ हिस्से अभी क्या जो है कुछ बाकी है। अच्छा, तो यहाँ के उसके जो सतून हैं, यहाँ जो उसके पिलर्स हैं, इट वाज डिजाइन बाय क्लॉड मार्टन। as you mentioned, खूबसूरत इमारत है। उस जमाने का तालाब यहाँ के ऊपर मौजूद है, जो कि इसके पिछली गवर्नमेंट अखिलेश यादव ने 2.5 करोड़ रुपए लगा के उसको कंजर्व भी किया है। नवाब आसिफउद्दौला बहादुर के ज़माने की मार्बल की मॉस्क भी है, जो आबाद है, और कुछ बाउंड्रीज उसकी अभी भी यहाँ पर हैं। महल का काफी कुछ हिस्सा जो है इसमें हमारे खानदान। और फिर आपने कहा कि वो शीश महल क्यों हो गया? क्योंकि अंग्रेजों ने जो है जमाने में तो शीशा आलात की शिपमेंट पूरी आई थी और नवाब आसिफउद्दौला ने कहा कि सजा दिया जाए महल। वो सजा दिया गया, इतना जाहिर है कि खूबसूरत था कि वो लोग शीश महल उसको कहने लगे। शीश महल जी, आई मीन आई होप जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है उनको कुछ और इसका जवाब मिला होगा। तो या एब्सोल्युटली। सो इज देयर एनी हाँ उन्नी कृष्णन जी का क्वेश्चन था। उन्नी कृष्णन जी का सवाल था जो एक और क्वेश्चन है, माधवी पूछ रही हैं नवाब साहब के बचपन में मुहर्रम कैसा था लखनऊ में, उसके बारे में कुछ अगर उनको। कौन पूछ रहा है? माधवी का क्वेश्चन। माधवी पूछ रही है। अच्छा, माधवी ये पूछ रही हैं कि जब लखनऊ में जो मुहर्रम का वो पूरा वो है, उस वक्त आपने मतलब सोस खानी या मरसिया खानी या नवा खानी, जो इस तरह की चीजें हैं, जो ये आर्ट फॉर्म्स हैं अपने आप में, तो आपने किस तरह के सोस खान देखे या मरसिया खान में कौन लोग मौजूद थे उस जमाने में? कुछ आपको याददाश्त हो? लेकिन आजकल तो जैसे अभी हादी रजा साहब
जिंदा है। हाजी रजा साहब जो है वो पेशखानी करते हैं, पेशखानी करते हैं जी शन्ने भाई करते हैं, जी हाँ जी आप हाँ खुद करते हाँ, हैं, मैं भी करता हूँ जी बिल्कुल। और इस तरह से चंद रह गए हैं, जी हाँ क्योंकि ये भी एक आर्ट फॉर्म ऐसा है कि जिसको फरोग की जरूरत है। हैदर नवाब जाफरी साहब का इंतकाल हो गया, उन्होंने मरसिया खानी को बड़ा फरोग दिया। महजब साहब को भी मैंने सुना, उनके साहबजादे इश्क व ताशुक़ के मरासी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। रासा महमूदाबाद वो खुद बहुत उम्दा अच्छा मरसिया मरसिया खान, पढ़ते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत मरसिया अच्छे हैं। पढ़ते तो हैं। इस तरह से मरसिया खानी होती है। जी हाँ। और अभी एक अशरा बनाया जाता है जी मुहर्रम में, पहली मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक। ये जो नाज़िम साहब का इमाम बाड़ा है, जी हाँ, इसमें एक मजलिस मरसिया की होती है, अभी भी वो कायम है, वो अभी भी है। और ताज़ा मरसिया जो लोग तसनीफ मरासी जो हैं वो वहाँ पढ़े जाते हैं। अच्छा। और जितने भी लोग हैं बचे हैं वो तब आजमाई करते हैं और पढ़ते हैं। वाह, ये हर मुहर्रम के जमाने में ही होती है। ये 11 बजे से और 12 साढ़े 12 बजे तक मजलिस होती है नाजिम साहब के इमाम बाड़े में। जी अच्छा, ये कोई आपको तारीख इसके मालूम है कब होती है? मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक 9 दिन तक लगातार होती है। लगातार और मरसिया की मजलिस होती है। मरसिया की मजलिस होती है। पहले ओल्ड बॉयज में भी होती थी, जी हाँ, शेख कॉलेज का जो था जी हाँ, उसमें भी होती थी, लेकिन यहाँ तो होती है। तो मरसिया जो वहाँ पढ़ा जाता है वो सारे वही मरसिए जो तहत में पढ़ते हैं, या तरन्नुम से भी मरसिए पढ़ने का रिवाज? तहत में ही मरसिए पढ़े तरीका रहा है। जी हाँ, जी हाँ। तो मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी लखनऊ में कुछ लोग जरूर हैं जो मरसिया कह रहे हैं और मरसिया पढ़ रहे हैं बैठ कर, मरसिया गो हैं। मरसिया गो हैं जो कि मुख्तलिफ जी हाँ, सेंटर सुखन में हैं। जी हाँ। मसालुम अगर आप इसको भी एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर अगर आप हमारी ऑडियंस को दिखा सकें कि मरसिया कोई एक बंद अगर आपको याद हो जो 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 आप सुनाना चाहें जी, मरसिया कैसे पढ़ा जाता है? मीर अनीस ने मरहब से जब कॉम्बैट हुआ है और उसकी मंजर निगारी की है। मीर अनीस वाज अ पर्सन हु वाज अ कंटेम्परेरी टू नवाब वाजिद अली शाह जी। और जाहिर है कि मीर बबर अली अनीस, मिर्जा सलामत अली दबीर, इन दोनों का जवाब नहीं। इनके बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर इनका पब्लिकेशन वैसा होता जैसा कीट्स और बायरन और शेक्सपियर का हुआ तो वो शोरा जो थे इनके दूतियों की धूल भी नहीं थी। मतलब ये मेयार थी। मरहब जो था हजारों पहलवानों पर भारी था, एंड ही वाज अ ज्यू। और जाहिर है कि उसकी एक दहशत थी। लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ात, वो ज़बान और उनकी पर्सनालिटी से वो मरूब था। उस जमाने में ये भी होता था कि कॉम्बैट्स होते थे 1 to 1। मीर अनीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम और मरहब की जंग को डिस्क्राइब किया है। और इसमें उर्दू जबान का फिगर ऑफ 2 जो है, 2, क्या खूब उसका इस्तेमाल हुआ है जी। तो मरहब जो था वो इतना मरूब था कि एक असला के बजाय 2 असला बांध के आया है। सर पर होद है, जिस्म पर ज़रा है, होद के ऊपर मोटे सिल की चक्की है और 2 हथियार हैं। अब वो जंग की जो शराइत होती है उसमें ये होता है कि जिहाद होता है वो अपनी सेल्फ के लिए नहीं होता। जब इस्लाम के ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए और अटैक हो तो उसकी दिफा के लिए होता है, उसके डिफेंस में होता है। पहला वार आप नहीं कर सकते, पहले तो आप इंटरैक्ट कीजिए, बातचीत से वो सुलह हो जाए, मसला हल हो जाए, बहुत बेहतर। अगर नहीं होता है तो यू गिव अ चांस टू योर ओपोनेंट अटैक जी। अगर उसका वार खाली गया, नाउ यू हैव द राइट, लेकिन बिफोर अटैकिंग यू शुड वार्न द पार्टी कि वो जान बचा के भाग ले।
और अगर फिर भी वो डटा हुआ है तो 2-2 हाथ हो जाए, फिर पीठ नहीं दिखा, सही कि जो जिसको जेब कर। सही। तो मरहब जो है वो मैदान जंग में आया है, लेकिन मरहूब है। मीरानीस फरमाते हैं, निकला मरहब दरे खैबर से तो पटके के बदल, था कमर से वो लपेटे हुए जंजीरें दो कमाने, 2 सिनाने, 2 तबर, 2 तरकश, हाथ में गुर्ज गरा, डाब में शमशीरें दो। पर मुकाबिल जो ये यदुल्लाह के पहुंचा खुद सर, जंग की याद रही एक न तकदीरें दो। क्या बात। सनते दस्त खुदा देखिए, एक जरबत में हो गई चेहरे नापाक की तस्वीरें तो। वाह वाह वाह। क्योंकि मौला का जो वार होता था, या तो वो वर्टिकल होता था या हॉरिजॉन्टल होता था। जिस्म के 2 टुकड़े इक्वी वैलेंट होते थे। अब वजन कर लीजिए, दोनों हम वजन होते थे। वाह 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 वाह। अब इसी पस मंजर में ये था कि जब जुल्फ़कार चली है तो सिल को तराशती भी, उसके खोत में से उतरती भी, उसकी स्पाइन को काटती भी, घोड़े की रीढ़ की हड्डी को काटती भी जब जमीन की तरफ आ रही थी, तो जिब्राईल अमीन ने अपने पर बिछा दिए कि अगर ये वार जमीन पर हो गया तो तहलका मच जाएगा, जलजले आ जाएंगे, क़यामत बर्पा हो जाएगी। इसी पस मंजर में मिर्जा दबीर ने छोटे हजरत की आमद, कि किस शेर की आमद है, रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरख़ वहन कांप रहा है, हर कसर सलातीन ज़मन कांप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेर कफन कांप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। वाह 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 वाह। तो बिल्कुल नहीं, तो मेरे ख्याल में ये भी एक मुहर्रम का एक झलक सी आपने देखी कि किस तरह की चीजें। तो मुहर्रम के बारे में क्या, मुहर्रम जो लोग नहीं जानते हैं शायद उनके लिए कि एक ट्रेजेडी जो 1400 साल पहले गुजरी और उसको आज तक उसका गम। इसकी जो फिलॉसफी है, जी हाँ जी हाँ, कि क्यों हुई भाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कुर्बानियां क्यों पेश की? बिल्कुल कि इंसानियत की बका के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ बिल्कुल। ह्यूमैनिटी। वो एक मैसेजिंग वो तो बिल्कुल है ना, कि वो जैसे जोश मलियाबादी कहते हैं ना कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो वो एक मैसेज जो है वो तो है, वो एक वननेस का मैसेज है करबला की जो पूरी ट्रेजेडी है, जो पूरा वाकया है उसमें। लेकिन उसके अलावा जो बातें ऐसी भी हैं जो जिसमें कल्चर। जी बिल्कुल। अगर आप सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आसफी इमाम मौला ही ले लीजिए, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले से तामीर किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसका आर्किटेक्चर आप देख लीजिए, इसमें जो अलम ताजिए है, इसमें जो सोने और चांदी का गोल्डस्मिथ इसका काम है, बिल्कुल। इसमें जो संदर की लकड़ी के जरिया है, इसमें जो पेशानी होती है जो राग और रागनियों पर बेस्ड है, इसमें जो मर्सिया खानी होती है, बिल्कुल, जो जाकिरी होती है, 12 तो खानियां पूरा जो सबसे एक मतलब जिसको अक्सर ये ठीक है, वो अपनी जगह बात सही है कि जो मौलवी का कलाम है उसको अक्सर लोग खारिज करते हैं तमाम लोग, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कभी कभी हम कि जो पूरा ट्रेडिशन है ऑफ ओरेटरी लखनऊ में, अगर आप देखें तो जो मौलवी की जबान से समझ में आता है कि क्या जबान थी। इवन आई मीन अभी भी आगा रूही साहब अभी हैं, और तमाम कल्बे सादिक साहब जो इस तरह की मजलिस में पढ़ा करते थे, या आपके और तमाम लोग हैं जिन्होंने, हमीदुल हसन साहब हैं, जी हाँ। सो जो और अली साहब की जबान का क्या, जी हाँ, तो वो पूरा जो ट्रेडिशन है ओरेटरी का, जिसमें लखनऊ की अगर आपको ये समझना है कि जबान को किस तरह से इस्तेमाल किया है लखनऊ में, तो अक्सर ये इनके कलाम से समझ में आती है ये बात। कल्बे सादिक साहब जी हाँ, एक स्पीच में फरमा रहे थे, मौलाना कब्बन साहब कबला कल्बे हुसैन साहब इनके वालिद से किसी ने ये पूछा कि आपकी जबान इतनी सलीस कैसे? जी हाँ, मैंने कहा मर्सिए
मर्सिया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल करेंगे कि आप सही तौर पर अगर मर्सिया पढ़ सकते हैं, आपकी जबान जो है वो खुल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। बाकी साफ हो जाएगी, आपका तलफ़्फ़ुज़, आपकी अदायगी, आपका मोटिवेशन, बिल्कुल पूरा थिएटर आपका है। मैंने अगर एक्सप्रेशन। उस तरह से देखा जाए तो पूरा थिएटर रच रहा है, ये लोग एक रच रहे हैं। शख्स अपने कैरेक्टर्स को बिल्कुल। और उनके मूड्स को बयां Absolutely. फाइन Absolutely. So नहीं, so again बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में काफी वक्त भी हो चला है और ये गुफ्तगू ऐसी है कि जिसपे बहुत देर तक बात की जा सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लुत्फ आया आपसे नहीं, बहुत मुझे खुशी है कि सामे जो हैं जी दिलचस्पी ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनमें ये जो लखनवी आदाब है जी, ये नवाब वाजिद अली शाह की इजाद है, ये भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जमाने में अगर मुसलमान उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, एक मोड ऑफ सैल्यूटेशन था, लेकिन इससे पता चलता है कि फलां शख्स जो है फलां मजहब से कनेक्टेड है। जी का जय सिया राम, राधे राधे, ये भी एक सैल्यूटेशन। जी हाँ, लेकिन इससे भी मालूम होता है कि फलां मजहब से जी हाँ, कोई कनेक्शन है। नवाब वाजिद अली शाह बहादुर ने माशरे में इंसान को मजहब से जुदा किया और अदब से जोड़ा। यानी आदाब इज द प्लूरल ऑफ अदब, अदब इज रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इन ऑल फॉर्म्स। उन्होंने एक तो ये सेक्युलर कॉमन कोड ऑफ सैल्यूटेशन दिया, एंड ही गेव अ सेक्युलर कॉमन कोड ऑफ ड्रेस, दो पल्ली टोपी और हम रखा। इस जमाने में बहुत सब यही पहना करते थे। सलीस उर्दू में गुफ्तगू हो रही है, आदाब तस्लीमात बजाया जा रहा है और लोग हम रखा दो पल्ली में है, तो ये पता ही नहीं चलता था कि कौन किस मजहब से है। जोश साहब कहते थे, मुझे याद है किसी ने सुनाया था कि वो ये ऐसा किस्सा, आई थिंक वन ऑफ माय एल्डर्स मस्ट हैव टोल्ड मी, कि सलाम अलैकुम के ऊपर कि वो जब कोई खातून जो है सलाम अलैकुम करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुर्गी बांग गई। सलाम अलैकुम जोश साहब का ये किस्सा है। सलाम अलैकुम तो खैर पेट्रो डॉलर ने दी। नवाब साहब थे, उनका वक्त खैर हो गया था, वो सर झुका के अपनी हवेली से जाते थे। एक कपड़िया था, वालेकुम वालेकुम, सर झुका के वो बराबरी का जैसे दावा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कमा लिया। एक बार इनका पैमाना जो था वो छलका, तो उसने कहा नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम, उतारी जूती कह के वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। खैर इसी नोट पे आदाब सलाम अलैकुम। बहुत ही मजा आया नवाब साहब से बातें करके, जाफर भाई से बातें करके, और आप लोग जुड़े इस तरह से। थैंक यू एवरीवन। और सो दिस इज नाउ गोइंग टू बी अ डॉक्यूमेंट ऑल्सो, जो हमारे पास महफूज होगा। यूट्यूब पर भी इसको हम डालेंगे, जो चैनल है लखनऊ बायोस्कोप का, उस पर भी ये बहुत जल्दी शाया होगा। तो आप लोग बाद में, जो लोग आज नहीं सुन पाए, नहीं ज्वाइन कर पाए इस लाइव कॉन्वर्सेशन को, इस गुफ्तगू को, वो यूट्यूब पर भी इसको सुन सकेंगे। कुछ बहुत जल्दी हम उसको शाया करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जाफर भाई का, आप सबका, और मैं लखनऊ बायोस्कोप की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर अगले जल्दी ही अगला एपिसोड या मैं अगले किसी और के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे नायाब नगीने की सीरीज पे। तो शुक्रिया एंड आदाब।